हेलो डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर के जो लास्ट लेक्चर था वो हम लोगों ने उसमें हम लोग फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में ईथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे ईथर क्या होता है और इनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ईथर एक्चुअल में ऑक्सीजन के जो दो बॉन्ड्स होते हैं वो एक्चुअल में इसमें दोनों एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जो इनका जनरल फार्मूला है वो ROR है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, इस वीडियो में हम लोग ईथर्स में विलियमसन सिंथेसिस और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम लोग एरोमेटिक ईथर्स भी, जिसको हम लोग एनिसॉल कहते हैं, एरोमेटिक ईथर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा है अनसिमेट्रिक ईथर। अनसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर्स में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के दोनों साइड, बोथ साइड पर सेम एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स बोलते हैं। इसमें क्या है, जैसे ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ROR, यहाँ पर R और R सेम होते हैं, दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर CH3OCH3 है, तो इसका हम कॉमन नेम बता रहे हैं। कॉमन नेमिंग जो है वो डाई मेथिल ईथर है, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। IUPAC नाम इनके वैसे ही होते हैं, जो इनके IUPAC के अकॉर्डिंग उसी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा इसमें जो एग्जांपल्स होगा वो हो जाएगा C2H5O, इसको हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर। ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि ये सिमेट्रिकल ईथर्स में आते हैं। ऐसे हम लोग अनसिमेट्रिक ईथर्स में देख लेते हैं। तो अनसिमेट्रिक ईथर्स में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर ROR डैश होता है, मतलब यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप दूसरे एल्किल ग्रुप से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स में इसके, जैसे हम लोग फर्स्ट देख लें, जैसे C2H5OCH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एल्किल ग्रुप एथिल है और दूसरा मेथिल है। तो इसमें हम अगर इनका नाम लिखेंगे, जो कॉमन नेम है, तो वो अल्फ़ाबेटिकली देख लेते हैं। तो इसमें एथिल मेथिल ईथर नाम होता है इसका, एथिल मेथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। और ये एक अनसिमेट्रिक ईथर्स है। अनसिमेट्रिक मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उससे दोनों साइड पे जो एल्किल ग्रुप्स ऐड हैं वो डिफरेंट हैं। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, अगर C2H5O, यहाँ पर हम C3H7 लगा देते हैं, यहाँ पर प्रोपिल लगा देते हैं, तो यहाँ पर एथिल है और यहाँ पर प्रोपिल है, तो यहाँ पर एथिल प्रोपिल ईथर कहलाएगा। ये कहलाएगा एथिल प्रोपिल ईथर्स। तो ये ईथर्स के कॉमन नेम है, और इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे कि सिमेट्रिक ईथर्स में दोनों ईथर्स में जो R ग्रुप हैं वो सेम होंगे, और जबकि डिफरेंट होंगे तो वो अनसिमेट्रिक ईथर्स में आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर में। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखें। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में इसमें कई मेथड्स हैं, लेकिन हम लोगों को एल्कोहल से बनाना है, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से जब हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, या कोई भी प्रोटिक एसिड हो। प्रोटिक एसिड में H3PO4
H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें पहले देख लेते हैं, फिर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल की दो टाइप से रिएक्शंस होती है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं तो वो डिपेंड्स करते हैं। डिहाइड्रेशंस में दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, एल्कीन भी मिलता है और ईथर्स भी मिलता है, लेकिन वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए, जैसे हमने कहा है C2H5 या CH3CH2OH है, तो इसकी हम रिएक्शंस दो टाइप से करा सकते हैं। दो टाइप से इस प्रकार से करा देंगे तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इसमें हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शंस एक होती है 443 में और एक होती है 413 में। 443 केल्विन और एक होती है 413 केल्विन पे। इसमें भी कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज होता है, लेकिन इनके यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होता है लेकिन यहाँ पर विद इन मॉलिक्यूल होता है, जबकि यहाँ पर 413 में 430 केल्विन में यहाँ पर बिटवीन मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, डिहाइड्रेशन दोनों में होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन विद इन मॉलिक्यूल होगा, और अगर यहाँ पर 430 केल्विन पर डिहाइड्रेशन होता है तो बिटवीन मॉलिक्यूल होता है, मतलब यहाँ पर इसके दो मोल यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बन जाता है हमें CH2 प्लस वाटर, ये बन जाता है एथीन, मिलता है हमें 443 केल्विन पे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इसके दो मोल्स यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है CH3CH2O CH2CH3, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2H5O C2H5। तो हमें मिल जाता है यहाँ पर डाई एथिल ईथर। तो याद रखना है आपको कि ये डाई एथिल ईथर हमें 430 केल्विन पर, हमें 13 केल्विन पर हम लोगों को डाई एथिल ईथर मिलता है, जबकि 443 केल्विन पर हम लोगों को एल्कीन्स मिल जाती हैं। और ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो कि हम लोगों ने या हम लोग उसमें एल्किल हैलाइड में डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को। और एक दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो एल्किल ग्रुप है या जो एल्कोहल है ये बहुत ज़्यादा हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल्स यूज करते हैं तो हमें ईल्ड बहुत अच्छी मिलती है, और अगर हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में ईल्ड बहुत अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि हिंडर्ड एल्कोहल होते हैं वो लोग। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि हिंडर्ड एल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से नहीं होता है, वहाँ पर डिहाइड्रेशन नॉर्मली नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शंस। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो होता है, विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। एल्किल हैलाइड RX है, सोडियम एल्कोक्साइड जो होता है RONA होता है। जब भी रिएक्शंस कराते हैं इनकी तो यहाँ पर हमें ईथर्स मिल जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या है। जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से, सोडियम एल्कोक्साइड कह दें या सोडियम एथॉक्साइड कह दें, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है हमें RONA में X यहाँ से रिमूव होता है और सोडियम यहाँ से, तो यहाँ पर ये मिल जाता है ROR प्लस, हमें मिल जाता है यहाँ पर NaX मिल जाता है। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम करते हैं C2H5Cl की रिएक्शंस हम लोग कराते हैं C2H5ONA, तो ये जो Cl है ये रिमूव हो जाता है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाता है, हीट करने पे यहाँ पर बन जाएगा C2H5O C2H5,
C2H5O C2H5 बन जाता है। तो इसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं और इसका उपयोग हम लोग ईथर्स के प्रिपरेशन में करते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड्स में आपको यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करने की वजह से यहाँ पर हिंडर्ड एल्किल हैलाइड्स यूज नहीं किए जा सकते हैं। 2nd डिग्री और 3rd डिग्री अगर हम लोग एल्किल हैलाइड्स यूज करते हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस की जगह पर इसमें एलिमिनेशन प्रेफर होने लगता है और एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो इसको नोट कर लेंगे। जैसे हम लोग एक रिएक्शंस इसमें देख लेते हैं जिसमें आपको ईथर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं 3rd डिग्री में। 3rd डिग्री में हम लोगों ने जैसे एक एग्जांपल लिया है CH3Br, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसकी अगर हम लोग रिएक्शंस कराते हैं CH3ONA, तो यहाँ पर जब भी इसकी रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो यहाँ पर ये NaBr बना देता है और यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर बना देगा NaBr प्लस यहाँ पर H2O बना देगा प्लस यहाँ पर ये जो एक H है यहाँ से रिमूव होके बना देगा हमें यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बना देगा CH3 प्लस H2O। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशंस की रिएक्शंस प्रेफर नहीं होती हैं, एलिमिनेशंस की रिएक्शंस प्रेफर होती हैं। तो यहाँ पर आपको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से जब भी हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शंस कराएंगे तो हम लोगों को ईथर मिलेगा, जबकि 2nd डिग्री और 3rd डिग्री में यहाँ पर आपको यहाँ पर ईथर्स नहीं मिलेंगे जबकि एल्कीन्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस के रिएक्शंस के बाद यहाँ पर एलिमिनेशंस रिएक्शंस होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंडर्ड एल्किल हैलाइड आपको मिल जाता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें मिल जाते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं वो फ्रॉम बाइफिनॉल, जो 3rd रिएक्शंस देखने वाले हैं वो बाइफिनॉल है। फिनॉल से हम लोग एरोमेटिक ईथर्स का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं फिनॉल्स को अगर हम लोग फिनॉल की अगर हम लोग रिएक्शंस NaOH से कराते हैं तो NaOH से जब भी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड ONA मिल जाता है। और जब भी हम इसकी रिएक्शंस एल्किल हैलाइड से करा देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शंस RX से कराते हैं तो यहाँ पर ये Na और ये X कंबाइंड होके बना देता है सोडियम हैलाइड और हम लोगों को मिल जाता है OR। तो ये एक्चुअल में एरोमेटिक ईथर्स हैं, प्लस यहाँ बन जाएगा NaX बना देगा। तो यहाँ पर याद रखना है फिनॉल्स है, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड है और हम लोग यहाँ पर अगर एल्किल हैलाइड की जगह पर हम CH3 ले लेते हैं। देख लें ज़रा ये रिएक्शंस OH की रिएक्शंस हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड है। और जबकि हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शंस अगर हम CH3Cl से कराते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो एनिसॉल मिलता है, CH3 प्लस NaCl। तो ये मिलता है हमको एनिसॉल मिल जाता है। एनिसॉल एक एरोमेटिक ईथर्स कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लेंगे और उसके बाद हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर्स जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो
एक्चुअल में अल्कोहल से बहुत ही कम होता है, क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि ईथर्स जो होते हैं, ईथर्स में कुछ वाटर मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो एल्केन के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही कम होता है, या अल्कोहल के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही कम होता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम कहेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अगर हम देखेंगे, जैसे 4 कार्बन में हम डाई एथिल ईथर ले लेते हैं। डाई एथिल ईथर में C2H5O C2H5 का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बॉइलिंग पॉइंट्स लगभग हम कहते हैं 307 केल्विन पे होता है। और जबकि हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अगर हम 4 कार्बन का एल्कोहल्स लेते हैं तो 4 कार्बन में एल्कोहल में जैसे CH3 CH2 का होल थ्राइस OH है, तो इसका लगभग 390 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अल्कोहल में प्रेजेंट होती है, जबकि ईथर्स में उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल के कंपैरिजन में ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो कम होता है। जैसे हम लोग ये अल्कोहल्स जो होते हैं, मिसबिलिटी या हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी की लोअर्स ईथर्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो हायर ईथर होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हायर ईथर में हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी में देखें, सॉल्युबिलिटी में जो ईथर्स होते हैं ROR, ये कुछ ना कुछ एक्सटेंट में ये वाटर के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर HOH है, ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, H बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ईथर्स की, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ROR होता है, एक्चुअल में इनमें जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो डिपेंड करता है कि इनमें प्रोडक्ट क्या बनता है। देखें, जैसे हम लोग इनकी रिएक्शंस कराते हैं, एल्किल हैलाइड से करा सकते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो यहाँ पर हमने एक बॉन्ड ब्रेक किया, जो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर ये H+ और X- में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो माइनस है ये वाला प्लस से अटैच्ड होगा और ये यहाँ पर, तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है एल्कोहल प्लस एल्किल हैलाइड हमें मिलने वाले हैं। यहाँ से ROH प्लस RX हमें मिल जाता है, RX मिल जाता है। लेकिन इसी में हम लोग क्या कराते हैं, इसी में ये एल्कोहल्स जो है, यहाँ से हमें जो एल्कोहल्स मिला है ROH की रिएक्शंस हम लोग RX से HX से करा देते हैं। तो HX से हम लोग कराएंगे रिएक्शंस, तो हमें दोबारा से यहाँ पर हीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएंगे RX प्लस H2O। तो यहाँ पर हम लोग जब भी HX की रिएक्शंस कराते हैं तो हमें 2 मोल्स मिल जाते हैं। 2 मोल्स हम लोगों को मिल जाएंगे एल्किल हैलाइड के। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एल्किल हैलाइड्स मिल जाते हैं। ऐसे ही हम लोग एक रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे हमने कहा है C2H5O C2H5 की रिएक्शंस हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो इनमें हम दोनों को डिसआर्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 2 मोल्स मिल जाएंगे C2H5Cl के 2 मोल्स, और यहाँ पर हमें प्लस वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाता है। तो ये है डाई एथिल ईथर
डाई एथिल ईथर, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड्स हम लोगों को मिल जाते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है। नेक्स्ट रिएक्शंस में ये बात आपको याद रखना है कि इनमें जो हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड्स में जो रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो HBr हाइड्रोजन आयोडाइड मोर रिएक्टिव दैन HBr, फिर HCl है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शंस देते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एल्कोहल्स में हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड यूज करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन आयोडाइड मोर रिएक्टिव होगा, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड्स ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखते हैं एनिसॉल्स की। एनिसॉल की कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो सब्स्टिट्यूशंस की रिएक्शंस कहलाती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन देखेंगे। तो नाइट्रेशन में हम लोगों को देखना होता है कि नाइट्रेशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का जो मिक्सचर यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जैसे फिनॉल है, फिनॉल का जो हम लोगों ने एरोमेटिक ईथर देखा था, ये इसका नाम एनिसॉल है। एनिसॉल की रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 और HNO3 ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में ये OH माइनस और NO2 प्लस में ब्रेक डाउन होता है, जो कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं वो हम लोगों को मिलने वाले हैं OCH3। तो यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑर्थो में हम लोगों को मिल जाएगा NO2, तो यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल मिलते हैं। ये है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल है। और जबकि इसमें दूसरा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा नाइट्रो, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर बन जाएगा NO2, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका नाइट्रेशंस हो जाता है। ऐसे हम लोग ब्रोमिनेशंस में देखते हैं। तो ब्रोमिनेशंस में यहाँ पर Br2 वाटर विथ एथेनोइक एसिड लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को चलो ब्रोमिनेशन में या जो नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग देख लेते हैं ब्रोमिनेशंस में ब्रोमीन वाटर के साथ साथ हम लोग एथेनोइक एसिड यूज करते हैं। सेकंड जो रिएक्शंस होगी वो हो जाएगी ब्रोमिनेशंस में जब भी हम लोग एनिसॉल का हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमिनेशन में Br2 वाटर विथ एथेनोइक एसिड देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ये है Br2 और हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर भी OCH3 और हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर Br। तो ये है ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। और जबकि यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। ऐसे हम लोगों को ब्रोमिनेशंस में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशंस में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि अगर फिनॉल से जो डेरिवेटिव हैं, या इसी को हम लोग एनिसॉल कहेंगे, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर हम लोग इनकी रिएक्शंस कराते हैं एल्किल हैलाइड से, तो एल्किल हैलाइड्स में हम लोग मान लेते हैं CH3Cl है, इसकी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शंस होती है तो हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को OCH3 यहाँ पर मिल जाएगा CH3, और प्लस हमें जो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, तो पैरा प्रोडक्ट में हिंड्रेंस कम होता है जिसकी वजह से वो मेजर होता है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे जो पैरा वाले प्रोडक्ट होते हैं वो हैं CH3, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें CH3। तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा ऑर्थो, यहाँ पर इसमें जो देखेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी में नहीं है, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी-टॉलुइन। इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी-टॉलुइन, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर सेकंड में आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आ जाएगा 4-मेथॉक्सी-टॉलुइन आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, क्लियर। तो इसी के साथ ही हम लोगों का ये जो टॉपिक था ईथर्स का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग इसके PYQ सॉल्व करेंगे।